हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड राजा, किसान और नगर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनपद से आप क्या समझते हैं। आपने सेकंड चैप्टर में महाजनपद के बारे में पढ़ा, तो वहीं से एक छोटा सा टर्म्स निकल कर आता है जनपद। हालांकि ये टर्म्स तो छोटा है, बट इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जा चुका है, सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। तो कहता है कि जनपद क्या है, जनपद से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जनपद का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना बसेरा करते हैं, लोग वहाँ पे बस जाते हैं। यानी कि जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन यानी कि लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है। पांव रखने का मतलब कि वहां पे क्या करता है, बस जाता है। तो याद रखिएगा, जनपद से आप क्या समझते हैं। हालांकि हम लोगों को महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, और महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और इनकी संख्या कितनी थी? 16। देखिए, यहाँ पर टर्म्स है आपका जनपद, और मैं बात कर रहा हूं महाजनपद के बारे में। हालांकि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, सो आपको कहीं पे कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। महा का मतलब होता है विशाल, यानी कि बड़ा। जब जनपद का भी क्या होता है, विस्तार हो जाता है, यानी कि जनपद का भी जब जनपद अपना एक विशाल रूप लेता है तो वो बन जाता है महाजनपद। तो याद रखिएगा। और महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से पता चलता है। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ राज्य हैं, यानी कि टोटल 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारत में यानी कि पुराने भारत में क्या होते थे, महाजनपद होते थे। और इनकी संख्या कितनी थी? 16। और सबसे जो विशाल महाजनपद था यानी कि बड़ा महाजनपद था, वो था आपका मगध महाजनपद। अगर आप इसे मैप के जरिए समझना चाहें तो देखिए, यहाँ पे मैपिंग के जरिए भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, यहाँ पे आपका ये मगध महाजनपद है, फिर आपका यहाँ पे अवंती है, तो आप इसे मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। गांधार है आपका, वत्स है, यहाँ पे आपका कौशाम्बी है, कुरु है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा मैप के जरिए भी, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ना मैप को भी दर्शाने के लिए दे देता है। तो सो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है। देखिए, प्रश्न कहता है हमारा कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, किस बौद्ध ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, तो याद रखना है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में या जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी। तो यहाँ पर देखिए, बौद्ध का रहता है ना, तो बौद्ध का ही आंसर आप लोग को राइट करना है। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए लाजवाब सा क्वेश्चन है। हालांकि देखने में तो आपको छोटा लग रहा है, बट इसे आप लोग डिस्कस करके हम लोग इसे समझेंगे। कहता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहला मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश आपका कौन था, तो हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार ने बहुत मेहनत से इस साम्राज्य का विस्तार किया था। जिस तरह से अभी मैं आपके लिए मेहनत करके देख रहे हैं आप लोग, मेरे फेस पे कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बिंबिसार ने भी क्या किया था, मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। अगर बात कर रहे हम लोग, बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी कब, 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। और 491 ईसा पूर्व तक चला था शासनकाल। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार, यानी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदायन, और उदायन का जो हुआ पुत्र वो था नागदशक। तो इस पितृहंता वंश के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या करता था, पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता था। जैसे कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदायन ने की, और उदायन की हत्या नागदशक ने नहीं की थी। सो याद रखिएगा यहाँ पे बात को। 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कराई। देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पहले जो ये मगध था, ये मगध की राजधानी राजगिरी थी, लेकिन फिर बाद में पाटलिपुत्र बना था। तो वही प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कराई। तो याद रखिएगा, उदायन ने कराया था। और कहां पे, तो गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन द्वारा कराया गया था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछाते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव में मैंने इसको इसलिए लाया ताकि मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर सकूं। देखिए, 5 नंबर जो प्रश्न है हमारा, ये भी लाजवाब सा प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि मौर्य वंश का
संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स यहाँ पे अभिलेख आया है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिलेख किसे कहते हैं याद रखिएगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियोज में अभिलेख के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे खासे कंसेप्ट पढ़ा रखा है, तो आप लोग अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो अशोक के अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? इसका सही आंसर आपका है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और इसी ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और ऐसे भी 1830 का जो दशक था वो भारत में अभिलेखों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दशक था। याद रखिएगा। 7 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के किस अधिकारी ने प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों को प्रथम बार पढ़ा? वही प्रश्न को मतलब घुमा के इस तरह से पूछा जाता है, तो समझिएगा इसका भी आंसर आपका जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि वही है सबसे पहले मतलब खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि की भाषाओं को सबसे पहले किसने डिकोड किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पे देखिए किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है? कलिंग विजय के बाद अशोक क्या हुआ था? पूरा का पूरा बदल गया था। क्यों? क्योंकि इसमें करीब बहुत सारे लोगों की जाने गई थी, जिसके बाद अशोक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। अशोक ने अपने यहाँ पे धम्म की शुरुआत कर दी थी। तो प्रश्न कहता है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और कलिंग विजय के बाद तो मतलब उस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और बहुत लोगों को मतलब मारे गए थे, बहुत लोग उसमें मारे गए थे। जिसके बाद अशोक ने इतना जब नरसंहार देखा तो उसके बाद उसका क्या हुआ, मन बदल गया और उसने कहा कि अब कोई युद्ध नहीं करेंगे, अब हम धम्म की शुरुआत करेंगे। तो आपको धम्म के बारे में पढ़ना है और धम्म भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? यानी कि अगर भारत में हम लोग सोने के सिक्के की बात करें तो सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर प्रश्न यही कह देना कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त काल में। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के आपके बने थे। और एक फ्रेंड्स याद रखिएगा आहट सिक्का, एक टर्म्स इंपॉर्टेंट है। आहट सिक्के किसे कहे जाते हैं? वो ऐसे सिक्के जिन पर क्या होता है, कुछ छपा हुआ रहता है, जैसे कोई देवी देवता का चित्र यानी राजा महाराजा का भी चित्र क्या हुआ छपा रहे, तो उसे हम लोग आहट सिक्का के नाम से जानते हैं। आहट देता है यानी कि आहट सिक्का आपका हो गया। नेक्स्ट जो देखिए 10 नंबर प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न आपको पिछले वीडियोज में भी करा दिया गया है, सो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे जिसको आपको मिलान करना है, इधर राजवंश दिया गया है, इधर शासक के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बात कर ले गुप्त वंश के बारे में तो इसका श्रीगुप्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको मिलाना है नंद वंश, तो नंद वंश कौन थे? महापद्मनंद। तो इस तरह से आपको किससे किस शासक का रिलेशन है इसको आप लोग बताना है। शिशुनाग वंश से किसका था? शिशुनाग का, बिल्कुल जी। इसी तरह से आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि आपके लिए प्रश्न है तो आपको मिलाना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानकारी अच्छे से लेना होगा। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, हालांकि आपको सेकंड चैप्टर में गुप्तकालीन के बारे में पढ़ना है, लेकिन जो मौर्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है ना, जैसे इनके यहाँ के कितने भी कला था, जो स्थापत्य कला था या जो यहाँ क्या उसको कहते हैं प्रशासन व्यवस्था थी, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो प्रश्न हमारा यही उठ जाता है यहाँ पे कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए, यानी कि हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। तो भैया ये कहानी कब की है? प्राचीन भारत की। और प्राचीन भारत के बारे में मैंने बताया कि हमें मोस्ट ऑफ दी प्राचीन भारत के बारे में जितने भी जानकारी प्राप्त होती है वो पहला तो हो गया कि उसके 3 स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आपके विदेशी विवरण। तो अगर साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोत में आपका हो गया चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षक, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो इस टर्म को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पुरातात्विक स्रोत में अगर आए तो पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब जैसे जनरली इसका संबंध किससे होता है? अभिलेखों से, सिक्कों से, मुहरों से, स्मारक से। तो इसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत में उसी को हम लोग रखेंगे। इसमें जनरली आपके इंपॉर्टेंट अगर है मौर्यकालीन के बारे में तो आपका अभिलेख हो गया और सिक्का हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विदेशी यात्रियों के विवरण। अब आपको पता होगा कि मौर्य के शासन काल में ही हमारे यहाँ मेगास्थनीज आया था, जो कि एक यूनानी राजदूत था, भारत में आया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। ये इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है एंड पूछा जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि कुछ चीज जैसे आए दिन हम लोग देखते हैं कोई न्यूज़पेपर में मतलब एक ही प्रचार, या हम लोग टीवी पर भी देखते रहते हैं कोई फिल्म, तो उस प्रचार का देना निश्चित होता है। उसी तरह से जब भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रश्न को जरूर से जरूर दिया जाएगा कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इंडिका आपको बताना है, सिंपल सा है। चलिए, तो यहाँ पर आपको तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत अगर हमें बताने हैं तो क्या हो जाएगा आपके साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा थोड़ा तो इससे क्या होगा कि आपको मार्क्स अच्छे दिए जाएंगे, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा तो ये लंबा प्रश्न है जी। कहता है कि मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। आ गया, यानी कि मौर्य से रिलेटेड, गुप्त से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसे आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन करना है कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था। तो यहाँ पर दोस्त याद रखिए, मौर्य प्रशासन की जानकारी के मुख्य स्रोत, सबसे पहले हमें यही तो जानना है कि हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है, तो वहीं से हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलता है। कौटिल्य बहुत ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने किया। देखते हैं अर्थशास्त्र पढ़ने में लोगों का हालत पंक्चर हो जाता है, और यहाँ पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना ही कर डाली थी। और यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। जब मेगास्थनीज भारत आया तो उसने जितना भी चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ पे मौर्य के शासन काल में, जितने भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया उसे क्या किया, अपनी पुस्तक इंडिका में वो लिखते गया। अशोक के अभिलेखों से भी इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है, यानी कि मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से और अशोक के अभिलेखों से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मौर्य प्रशासन का वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि हालांकि एक्सप्लेनेशन करने के लिए प्रश्न दिया है। तो केंद्रीय शासन, यानी कि मौर्य काल में प्रशासन मुख्य रूप से राजा से ही निहित था, यानी कि वहां पर राजा सब कुछ था, राजा से ही निहित था। केंद्रीय शासन की अगर बात करें तो प्रशासन के प्रमुख अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण होता था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है, और पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल के सभा का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी। और मौर्य प्रशासन का वर्गीकरण करें तो केंद्रीय शासन यहां पर था, फिर प्रांतीय शासन, और फिर यहां पर नगर विशासन और ग्राम शासन। ग्राम शासन से आप भली भांति परिचित हैं, ग्राम शासन जो मुखिया उखिया होता है, तो ग्राम शासन। नगर शासन की बात करें तो मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इस पुस्तक में मेगास्थनीज के नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियों का वर्णन किया गया है। तो थोड़ा थोड़ा हमें सभी के बारे में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रांतीय शासन, जिसमें अगर प्रांतों पर बात कर लें तो प्रांतों पर प्रशासन के लिए कुमार को नियुक्त किया जाता था, जो यहाँ पे कुमार होते थे उन्हें नियुक्त किया जाता था प्रांतीय शासन में। तो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानिएगा और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आप लोग लिखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन टच करा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि देखिए, मैं खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है, और अगर वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बनाऊँ तो बहुत दिक्कत होता है। फैन ऑन करेंगे तो आपको वॉइस क्लियर नहीं जाएगा। 13 नंबर जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिएगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध के बाद मैंने आपको बताया, जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद अशोक पूरी तरह से क्या हुआ, बदल गया। तो कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय द्रवित हो गया। कठोर जो था, ठोस जो था, वो क्या हो गया, द्रवित हो गया। उसने चंद्रगुप्त द्वारा गठित सेना भंग कर दी और उसने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय का निश्चय किया। अब ये धम्म क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे धम्म के बारे में, और आपको पीछे भी मैंने आपको डिस्कशन वाले वीडियोस में बता दिया है धम्म के बारे में। अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति को अपनाया और समस्त भारत सहित विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे थे। श्रीलंका में अपनी पुत्र और पुत्री को ही क्या किया था, अशोक ने भेजा था धर्म प्रचार के लिए।
मतलब धम्म की प्रचार के लिए। अशोक महान सम्राट कहा जाता है और उसके हृदय में मानवता की सेवा, जीवों के कल्याण एवं दया का भाव जागृत हुआ, यानी कि उन्होंने धम्म की शुरुआत की। और ऐसा एकमात्र यह राजा था जिसने कि मतलब राजा तो जो होता है वो क्या करता है, वो तो अपने प्रजा को विस्तार में ही लगा हुआ रहता है। तो हालांकि अशोक ने भी अपनी प्रजा का विस्तार किया था, बट फिर जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग का इस भीषण नरसंहार को देखकर उसका मन द्रवित हो गया और वो इस सब चीज को छोड़ दिया, त्याग दिया और धम्म की नियुक्ति कर दी। धम्म क्या होता है, ये प्रश्न यहाँ पे बन गया है आपके लिए। देखिए, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि धम्म क्या होता है। तो कहता है कि धम्म एक नैतिक संहिता थी। संहिता कहने का मतलब समझते हैं आप लोग, महाभारत एक संहिता, जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति तथा उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखना था। भैया अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखिए, अपने मतलब जितने भी नैतिकता की भावना को बनाइए, प्रेम की भावना को जागरूक कीजिए। तो ये सब आपके धम्म से आप क्या समझते हैं, अगर पूछ देना तो आपको इसका आंसर आपको ये देना है। प्रश्न फिर हमारा कहता है कि धम्म पालन के नियम, तो ये भी पूछा गया भी है आपके प्रीवियस में, वो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। प्राणियों की हत्या न करना पहला था, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मण एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय करना व अल्प संचय करना। और फिर यहाँ पर आपका जो सातवां है कि सादगीपूर्ण जीवन को व्यतीत करना। हालांकि अशोक ने लास्ट में अपना शांतिपूर्ण जीवन भी व्यतीत किया था। और जो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्त, सातवाहन कौन थे। देखिए, सातवाहन वंश के बारे में भी पूछा जाता है। सातवाहन वंश जिसकी स्थापना किसने की थी, सिमुक ने, याद रखिएगा। तो सातवाहन प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है और इस वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में राजा सिमुक ने की थी। तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश जो है, सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था और जिसे मतलब आंध्र शासन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी, सिमुक ने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया। जैसा कि आपका अगर हम लोग प्रश्न की बात करें तो देखिए, धम्म से आप क्या समझते हैं। धम्म के बाद आपका जनपद इंपॉर्टेंट रहेगा, सातवाहन कौन था, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी आपको कहां से प्राप्त होता है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताइए। ये सब जो क्वेश्चंस है वो सेकंड चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा VVI रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और इससे पहले भी मैंने आपको क्या किया है, सेकंड चैप्टर को पढ़ाया भी है। तो अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ाई को कंटिन्यूअसली जारी रखिएगा, क्योंकि वो आपके पास समय बहुत ही कम है और ऐसे में आपको एग्जामिनेशन भी देना है। तो बिल्कुल अच्छे नंबर की मैं कामना भी करूंगा और हम लोग एक अच्छे मेहनत के साथ सभी क्वेश्चंस को करेंगे और पढ़ेंगे भी। और कुछ मैं आपको यहाँ पर ये जो मैं आपको मिलाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसे मिलाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी को कमेंट करना है। मैप के जरिए भी मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पर इसे भी आप लोग देखिएगा। महाजनपद से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। जनपद से आप क्या समझते हैं। तो ये सब जो प्रश्न है आपके लिए काफी ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को इग्नोर नहीं कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसे बनने के लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगता है केवल मैं उसी को पढ़ाता हूं। बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस होगी उसमें तो मैं सारे के सारे कंसेप्ट डिस्कस करता ही हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये मेरे पसीने के कारण जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए पसीना कितना मर रहा है। हालांकि जब मैं फेस वाली वीडियोज नहीं बनाता था तो आप लोग को ऐसा महसूस नहीं होता था, बट अब आप लोग को पता चल रहा होगा कितना कष्ट से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। सो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं उसी में हैप्पी हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी चलेगी, ज्योग्राफी की भी क्लासेस चलेगी, यानी आर्ट्स की जितनी भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों की क्लासेस आपके चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।